नमस्कार, मनोदेल स्टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी की जो आपकी एग्जाम आने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। सबसे पहले प्राचीन का पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, उसके बाद में मध्यकाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। फिर जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। ऐसे करके हम एक बुक को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे और 3 आपकी वीडियो इसमें बनेंगे। तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना, पॉज करके देखो या फिर एक बार इसको सुन जरूर लेना, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके बनते हैं और इसी में से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। जैसे कि मैं हमेशा जो क्वेश्चन बनाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल में प्राचीन इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो पशुपालन का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था। तो मध्य पाषाण काल से तो क्या हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। और खाद्यान्न के रूप में जो कृषि है उसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, तो नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण में क्या किया, पशुपालन किया। फिर बाद में जो नवपाषाण काल आया उसमें क्या किया, खाद्यान्न के रूप में कृषि प्रारंभ हुई थी। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अन्न कौन सा है, तो अन्न आता है आपका जौ। और मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ, मध्य प्रदेश से हमें सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य है वो हमें मिलता है। मेहरगढ़ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लोहरादेव से मिलते हैं। और कृषि प्रारंभ कहाँ से हुई थी, खाद्यान्नों के रूप में कृषि का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। ये सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो भीमबेटका गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पे है, तो भीमबेटका गुफा है आपके मध्य प्रदेश में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला है, तो ये ब्रुज होम में मिला है। ब्रुज होम कहाँ पे पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में। तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल यानी कि एक ही शवदेह में दोनों को दफनाया गया है, मानव के साथ में कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये कहाँ पे है, ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ मिले, यानी गर्त आवास यानी भूमि के अंदर जो आवास बना के रहते थे उनको बोलते हैं गर्त आवास। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ब्रुज होम से प्रमाणित होते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका स्थित है भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये आपको पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की क्या थी, महत्वपूर्ण विशेषताओं में आए तो सबसे महत्वपूर्ण यही आती है इसकी कि इसका नगर नियोजन क्या था, काफ़ी सुदृढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हड़प्पा संस्कृति से। हमें सर्वप्रथम भारत में चांदी की उपलब्धता का प्रमाण हमें मिलता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, वृहद स्नानागार, तो वृहद स्नानागार होता है मोहन कहाँ जाता था, सबसे बड़े बाथरूम में नहाने जाता था। ऐसे याद रखना है, इसको याद हो जाएगा। ये पूछा अनागार और स्नानागार ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं और ये याद भी नहीं रहते, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो मोहनजोदड़ो, मोहन कहाँ जाता है, स्नान करने के लिए जाता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो किसने किसकी खोज की है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इनमें आता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। फिर आता है रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने, कब की थी, 1953 में। लोथल की AR राव ने 1954 में। कालीबंगा की किसने की थी, BL लाल ने की थी और BK थापर का भी नाम आता है 1961 में। रंगपुर की खोज की थी MS वत्स ने 1934 में। चनोदड़ो की खोज की थी NG मजूमदार ने 1931 में। सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी, JP जोशी ने की थी 1964 में। फिर आता है आपका बनवाली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना RS विष्ट ने की थी 1973-74।
73 भी आ सकता है, 74 भी आ सकता है, ये दोनों राइट है इसमें। नेक्स्ट देखो आप, आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। कोट दीजी की थी फजल अहमद खान ने 1955 में। सूत कांगेडोर ये ओरेल स्टाइन ने की थी 1927 में। मांडा की जेपी जोशी ने की थी 76-77 में। और बालकोट की खोज की थी जॉर्ज एफ डेल्स ने 1973 में। धोलावीरा की थी RS विस्ट ने 1990 में। मिथाथल के बारे में पूछा हुआ है, एक बार ही आया अभी तक मिथाथल के बारे में, तो ये किसने की थी? सूरजभान ने की थी 1968 में। राखी गढ़ी की भी खोज किसने की? सूरजभान ने की थी 1969 में। तो मिथाथल और राखी गढ़ी इन दोनों की खोजकर्ता कौन है? सूरजभान है। और कब की थी? 1978 में तो की थी मिथाथल की, और राखी गढ़ी की थी सूरजभान ने 1969 में। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इम्पोर्टेंट बात इसकी, हड़प्पा कालीन जो नदियां हैं वो कौन से नगर थे उसमें, इसके बारे में भी पूछा जाता है। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी में। मोहनजोदड़ो सिंधु में। दड़ो वो सभी क्या हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसकी नदी के तट पे रहेंगे, चाहे चनोदड़ो हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, ये सभी किस पे हैं? सिंधु पे। तो दड़ो किस पे हैं? सिंधु नदी पे हैं। हड़प्पा किस पे है? रावी नदी पे है। रोपड़ किस पे है? सतलज पे है। कालीबंगा है घग्गर नदी पे। लोथल किस पे है? भोगवा नदी पे है। सूत कांगेडोर किस पे है? दास्क नदी पे है। सात को है सादीकोर पे। आलमगीरपुर है हिंडा नदी के किनारे। रंगपुर था भादर नदी के किनारे। वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य हमें उल्लेख किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त से हमें ये प्राप्त होता है प्राचीनतम उल्लेख। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा था और एक यज्ञ था, दोनों याद रखने हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त इंद्र के हैं, कितने हैं? 250। तो सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्त किसके हैं? इंद्र के हैं, 250 हैं। और बाद में द्वितीय किसके सूक्त हैं? अग्नि के हैं, कितने हैं? 200 हैं। पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की टोटल संख्या होती है 18। सत्यमेव जयते ये किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अगन्या कहा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो, सुत कांगेडोर दास्क नदी ये हमने पढ़ लिया था। सुत का हो सादीकोर में है। आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है। रंगपुर भादर नदी के किनारे है। कोट दीजी है वो सिंधु नदी के किनारे। तो दड़ो और दीजी ये सभी किसके किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। कुणाल है सरस्वती चनोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बनवाली है सरस्वती नदी के किनारे। मांडा चिनाव में है। भावनपुरा सरस्वती में है। देम्बावाद प्रवरा नदी के किनारे पे है। आमरी सिंधु नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अब देखो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध था। तो व्यापारिक संबंध हमारा किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल में अवस्थित था। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऐसे पूछा जा सकता है। तो लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा है ये राखी गढ़ी। और बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। हमारा व्यापार किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का जो श्रेय वो रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी की दोनों की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंतर्गत। अब देखो, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप देखो। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में।
गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कालम। ये किसके थे? सांख्य दर्शन के थे ये अलार कालम। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यानी पहला उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी के किनारे ये स्थित है। अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से ही आता है। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक, अष्टांग मार्ग, ये सभी किससे हैं? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों में संघ के नियम क्या कहलाते हैं? तो संघ के नियम कहलाते हैं। ये रिटन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों में संघ के नियम क्या कहलाते हैं? तो विनय पिटक से प्राप्त किए जाते हैं बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम। नियम किस में है? विनय पिटक में। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कौन है? तो एशिया के ज्योतिपुंज है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट आता है आपकी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें ली गई हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको ये याद भी रहे। एक दो बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। बहुत बार पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अंग की चंपा थी। मगध की थी गिरिब्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है, या फिर पाटलिपुत्र, एक नाम आएगा इनमें से। काशी का के क्या है? वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रीवस्ती, साकेत भी कहते हैं, अयोध्या भी कह सकते हैं, कुशावती, ये एक भी कोई सा भी नाम आ सकता है। तो कौशल की क्या है? श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या और कुशावती। अवंती की देखो क्या है? अवंती की उज्जैनी, महस्ती। मल की क्या है? मल की पावा या कुशीनारा। पांचाल की है अहिच्छत्र और काम्पिल्ले। चेदी की है सुक्ति मुक्ति। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। कंबोज की हाटक या राजपुर। सूरसेन की मथुरा है। अस्मक है पोटली या पोतन। ये इनकी राजधानी है जो आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इनका इम्पोर्टेंट बातें हैं। गंधार की क्या थी? तक्षशिला थी। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब बौद्ध संगतियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कौन कौन सी संगतियाँ हुई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कौन सी गुफा में हुई थी? तो गुफा का नाम याद रखना है, सबकर्णी गुफा में। अध्यक्ष किसके थे? महाकश्यप। और शासक कौन से किसके टाइम हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति देखो 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद हुई है। 483 ईसा पूर्व प्रथम हुई है, द्वितीय हुई 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई है? वैशाली में हुई है। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी अध्यक्ष था। और शासक कौन था? कालाशोक। पहले में था अजात शत्रु, दूसरे में पूछा था कालाशोक। तरते देखो, तरते हुई थी 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। और इसमें शासक कौन थे? अशोक महान थे। चतुर्थ बौद्ध संगति, या फिर ऐसा आएगा प्रथम शताब्दी की जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके शासक कौन थे? कनिष्क थे। इसके उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। प्रथम शताब्दी में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष तो थे आपके वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासक कौन था? कनिष्क के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अब आता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म के देखो, जैन धर्म के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जैन धर्म के संस्थापक तो कौन थे? ऋषभदेव थे। आचार्य महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। ये कौन से थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का विवाह कहाँ पे हुआ था? कौंडिन्य गोत्र की थी कन्या यशोदा। कन्या यशोदा कहाँ की थी? यशोदा कहाँ की थी? कौंडिन्य गोत्रीय थी ये यशोदा। वहाँ पे उसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। महावीर स्वामी के जीवन करते एवं अन्य समकालों में उनके संबंधों का विवरण कहाँ पे मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। तो जीवन कृत्यों का जो समाकलन है वो कहाँ पे मिलता है? भगवती सूत्र में। जंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलीन जिन क्या है, जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विजेता। अर्हत यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, ये सभी चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। केवलीन जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्हत का मतलब होता है योग्य, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ये सभी चीज़ें ये आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो कब होती है? 527 ईसा पूर्व में हुई थी। पावा में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आती है बात इनमें त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। क्या है सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान, इन सब का संबंध, तीन त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये इनका संबंध किनसे है? तो जैन धर्म से इनका संबंध है। नेक्स्ट आता है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया था। त्रिरत्न और अणुव्रत ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है आपके। अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद, अणुव्रत सिद्धांत और त्रिरत्न। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक शूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था, प्रथम शिष्य। नेक्स्ट आता है आपका धर्म आता है शैव और भागवत धर्म। शैव और भागवत धर्म से संबंधित आपकी चीज़ें याद रखनी है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण कौन से कुल से संबंधित थे? तो वर्षिण कुल से ये संबंधित थे। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आती है बात कृष्ण विष्णु का तारतम्य। नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को क्या कहा गया? तो तारतम्य होने पर इसको कहा गया था पांचरात्र धर्म। पांचरात्र धर्म कब कहा गया? जब कृष्ण विष्णु का तारतम्य नारायण से होने लग गया और वैष्णव धर्म का होने लग गया, तो उसे क्या कहा जाने लगा? पांचरात्र धर्म। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को क्या कहा है? तो हेराक्लीज की संज्ञा दी है। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कल्कि के रूप में की गई है। तो बाद में वो विष्णु है वो भविष्य में किसके रूप में अवतार लेंगे? कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। शैव धर्म की प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक है। शैव धर्म कब से है? तो प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है कि शैव धर्म है। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में शिव का नाम मिलता है रुद्र। नेक्स्ट आता है कि वाजस्नेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। तो किसमें कहा गया है शिव को समस्त लोगों का स्वामी? तो वाजस्नेयी संहिता में इसको कहा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की स्तुति से किया है। पूछा जा सकता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम है उसका आरंभ और अंत में किसकी स्तुति की है? तो शिव की स्तुति की है। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय क्या था? पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलिस ने की थी संप्रदाय की स्थापना, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना। नेक्स्ट आता है आपके कि शैव धर्म के उपासकों को नयनार कहा जाता था। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई? ये इंपॉर्टेंट बात है कि भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या बताई गई है 9। भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। नेक्स्ट आता है वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। नयनार तो क्या है? शिव के एक अतिरिक्त नयन था, तो ये नयनार है। और वैष्णव धर्म के संतों को क्या कहा गया है? अलवार कहा गया है। नेक्स्ट आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय से हमें ये प्राप्त होता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिबज्र, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसका ईरानी आक्रमण। किसने आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक किसने की थी? तो दारा प्रथम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, जो ये ईरानी आक्रमण था। नेक्स्ट आता है टेइस ईरानी राजवेद था। टेइस के बारे में पूछा हुआ है कि टेइस कौन था? तो
ये था एक ईरानी राजवैद था। सबसे पहले आक्रमण करने में सफल कौन हुआ था? दारा प्रथम। खरोष्टी व एरामाइक लिपि का पश्चिमी भारत में प्रचार किसके संपर्क के कारण हुआ था? तो ये ईरानी के संपर्क के कारण ही हमारे यहाँ खरोष्टी और एरामाइक लिपि आई थी पश्चिमी भारत में। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका यूनानी आक्रमण। ये तो ईरानी था, दारा प्रथम ने किया था। यूनानी आक्रमण सिकंदर का समकालीन मगध का राजा कौन था? घनानंद था। घनानंद। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान के शिक्षक थे अरस्तु। नेक्स्ट आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से कहा है। नाम का प्रयोग किया है, एक तो सेंड्रोकोटस और एक था एंड्रोकोटस। यूनानी लेखक थे जिसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके बारे में कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। अब देखो नेक्स्ट बात, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आपको राजधानी याद रखनी है और कुछ प्रांतों के नाम है वो ही महत्वपूर्ण है जो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तरापथ की क्या थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी। कलिंग की क्या थी? तोसील थी। अवंती की थी उज्जैनी। और प्राच्य या प्राची की थी पाटलिपुत्र। सारी इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखना है। दोबारा रिपीट करती हूँ, उत्तरापथ की थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, कलिंग की थी तोसली, अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी और प्राची या प्राच्य की क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये सारी राजधानियाँ और उनके प्रमुख प्रांत हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो आपका क्या आता है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य या चाणक्य था। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य महल किससे था? लकड़ी से निर्मित था चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने संभवतः क्या किया था? पराजित भी किया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। तो यूनानी राजदूत के रूप में मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था और सेल्यूकस निकेटर को इसने हरा दिया था। फिर देखो इंपॉर्टेंट बात इसकी मौर्य साम्राज्य की, अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिलता है। तो कौन सा पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है। पुष्यमित्र जो शुंग है ये सेनानी क्या क्या करता था? उपाधि धारण की थी इसने। सेनानी की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का क्या था? राज्यपाल था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और बहुत कम लोगों को आया था ये कि पुष्यमित्र के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो अग्निमित्र विदिश था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों का विहारों का विनाशक कहा गया है। तो किसने स्तूपों और बौद्ध विहारों को तोड़वाया था? तो जो पुष्यमित्र शुंग है उसने ये तोड़वाया था। जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारें दूंगा। दिव्य दान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यह क्या करता है? घोषणा करता है। तो ये किसके विचार हैं कि तुम मुझे एक भिक्षु का सिर दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 100 दिनारें दूंगा। ये किसके विचार हैं? तो ये है पुष्यमित्र शुंग के विचार हैं। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का 10 शासक हुए हैं उसमें अंतिम था देवभूति। देवभूति की हत्या करके वसुदेव देवभूति का अमात्य था जिसने किसने की हत्या कर दी थी? देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव ने। और वासुदेव कौन था? देवभूति का अमात्य था। कर्ण राजवंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। भूति वंश का कौन था? शुंग वंश का सबसे पहले लास्ट का शासक था देवभूति। देवभूति को किसने मारा? इसका अमात्य था वासुदेव ने। और ये
कौन से राज्य की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। उच्च वर्ण के पुरुष तथा निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह। इसमें कंफ्यूज होते हैं प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह में। अनुलोम में क्या होगा? यानी उल्टा हुआ है अनुलोम। उच्च वर्ण का तो पुरुष है और निम्न वर्ण की क्या है? महिला है, तब तो क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह। अब निम्न वर्ण का पुरुष व उच्च वर्ण की जो कन्या है वो विवाह करती है तो इसे क्या कहेंगे? विलोम विवाह। विलोम विवाह में क्या हो गया? पुरुष निम्न वर्ण का हो गया, उच्च वर्ण की कन्या हो गई। ये बहुत बार पूछी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं बातें। नेक्स्ट है कि शुंग काल में सांची स्तूप की वेदिका को पत्थर से बनाया गया है। तो शुंग काल में सांची स्तूप की वेदिका है वो किससे बनाएगी है? तो वो बनाएगी है आपकी पत्थर से बनाएगी वेदिका है। नेक्स्ट आता है कि बरहूत में विशाल स्तूप का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। बरहूत में विशाल स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो शुंग के काल में हुआ था। अब देखो भारतीय दर्शन व उनके संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, याद करना इनको। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। पूर्व मीमांस दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांस के दर्शन कौन हैं? वादनारायण है। योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। पूर्व मीमांस दर्शन के महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांस दर्शन के वादनारायण है। और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। ये इंपॉर्टेंट आपकी महत्वपूर्ण बातें थी। ये दर्शन है और इन दर्शन से संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में पूछा जाता है। एक नदियाँ पूछी जाती हैं, एक आपकी जो राजधानी है वो पूछी जाती हैं। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आप एक बार दोबारा देख लेना। सातवाहन व चेदी राजवंश, इसके बारे में देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं कि पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? तो आंध्र भरते या अंध्र जाति कहा गया है। तो अंध्र जाति या अंध्र भरते किसको कहा गया है? सातवाहनों को कहा गया है पुराणों में। सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधुक या सिमुक था। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण है। तो किसके चिन्हों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण है? तो यज्ञ श्री सातकर्णी था शासक, उसके सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण है। पश्चिमी तट पर स्थित भड़ोच बंदरगाह को यूनानी लेखकों के द्वारा बेरी गाजा कहा गया है। तो भड़ोच था पश्चिमी तट पर, उसको क्या कहा गया है? बेरी गाजा कहा गया है। कहाँ पे था? भड़ोच में था। किसने कहा? यूनानी लेखकों ने इसको कहा है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति या अप्रतिहत चक्र उपाधि धारण की थी। तो सातकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। सातवाहन सिक्के सीसा, तांबा तथा पोटीन में ढलवाए गए थे। तो किस किस में थे? कौन कौन से प्रकार के सातवाहन सिक्के? सीसा के थे, सीसा, तांबा और पोटीन, तीनों चीज़ें याद रखनी है। किस किस में डलवाए गए थे? शीशे के भी थे, तांबे के थे और पोटीन के भी थे। सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। सातकर्णी प्रथम ने किसको बनाया था? प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता आपको, हाल ने प्राकृत भाषा के मुक्तक काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो किसने की थी? गाथा सप्तशती की रचना हाल ने कौन सी भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी। और ये क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के कार्ले ने भिक्षु संघ को करजक नाम ग्राम जो गांव है वो प्रदान किया था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के कार्ले ने भिक्षु संघ को कौन सा गांव प्रदान किया था? करजक नामक गांव प्रदान किया था। अब देखो, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है वो वेदों को आश्रय का तथा अद्वितीय ब्राह्मण का एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो वेदों को आश्रय प्रदान करता था, इसलिए इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सातवाहन वंश का शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब आपको देखो, ये जो संस्थापक है राजवंश है और उनकी राजधानी है, ये याद रखनी है। हरेक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। कहाँ पे इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी राजगृह। इंपॉर्टेंट बात है, हरेक वंश बिंबिसार राजगृह। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन की कौन करता है? सिमुक था संस्थापक और कहाँ पे करता है? प्रतिष्ठान।
गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्य भूति थे और यहाँ पे की राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पल्लव वंश के कौन थे, सिंह विष्णु थे संस्थापक और राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे और इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। इसकी राजधानी मान्यखेट भी आती है और मान्यखेत भी आती है। हिंद यवन आक्रमण में देखो, बैक्टीरिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संस्थापक कौन था, तो डायोडोटस था। डायोडोटस ने कहाँ पे की थी, यूनानी राज्य की स्थापना की थी। बैक्टीरिया में स्वतंत्र यूनानी राज्य की स्थापना की थी डायोडोटस ने। इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक कौन था, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था हिंद यवन मेनेंडर। इसके बारे में पूछा भी जाता है। मेनांडर की राजधानी साक्कल, जिसे सयालकोट भी कहा जाता था, वो थी मेनांडर की राजधानी। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने कहाँ से सीखी, यूनानियों से सीखी थी। तो नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला है वो किसने सीखी, कहाँ से सीखी थी, भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। हिंद यवनों ने भारत में आकृतियुक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। तो यूनानियों ने बहुत कुछ सिखाया। देखो, भविष्य जान सकते हैं हम नक्षत्रों को देखकर। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। हिंद यवन शासकों ने आकृतियुक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, हिंद यवन शासकों को। भारत का प्रथम शक विजेता कौन था, तो शक विजेता भारत का प्रथम कौन था, मेऊस था। शकों को पराजित किया था, कौन था, मेऊस। नेक्स्ट आता है कुषाण राजवंश है। कुषाण की जाति क्या थी, यूची। कुषाण को क्या माना जाता है, यूची जाति के क्या माने जाते हैं। कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो कुजुल कडफिसेस ने क्या किए थे, तांबे के सिक्के जारी किए थे। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था, विम कडफिसेस। शक संवत 78 ईस्वी में ही प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखो, विक्रम एवं संवत में 135 यानी 75 ईसा पूर्व प्लस 78 ईसा पूर्व का अंतर है। तो कितने का अंतर है, शक संवत और इनमें, तो 135 वर्ष का इनमें अंतर है। महाराजा धीराज राजदेव पुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण की थी। किसने की थी, महाराजा धीराज राजदेव पुत्र। किसने धारण की, कनिष्क ने धारण की। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक जैसे विद्वानों का संरक्षण किसके पास थे, कनिष्क के पास थे। ये कौन कौन से हैं, पार्श्वमित्र, वसुदेव, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ये किसके विद्वान थे, तो ये कनिष्क के विद्वान थे। कनिष्क की उपाधि याद रखनी है, महाराजा धीराज देवपुत्र। इसकी उपाधि धारण की थी किसने, कनिष्क ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आता है कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था। तो कनिष्क के काल में किसका प्रचार हुआ था, बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ था। कनिष्क के राज्य में 2 राजधानियाँ, पुरुषपुर जिसे पेशावर और मथुरा 2 थी। पेशावर का नाम क्या था, पुरुषपुर था पहले। तो ये 2 राजधानियाँ थी कनिष्क के काल में। प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो कनिष्क को जाता है। प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कनिष्क ने की थी। और प्रथम बार भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है। कनिष्क को क्या कहा गया है, द्वितीय अशोक भी कहा गया है। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, कुषाण थे। नेक्स्ट आती है बात इसकी, कुषाणों के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सोने का सर्वप्रथम सिक्का चलाया था कुषाण शासक विम कडफिसेस ने। किसने चलाया था, विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। ये बहुत पूर्व पूछा भी जाता है। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में और विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व में। दोनों में अंतर कितना है, 135 वर्ष का अंतर है। अश्वघोष कनिष्क का क्या था, समकालीन था। गांधार शैली
कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई थी। तो कौन सी शैली को विकास प्रदान हुआ था कुषाणों के टाइम में? गांधार शैली को ये सर्वाधिक विकसित हुई थी, गांधार शैली। गांधार कला का भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण माना गया है। भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण कौन सी कला है? गांधार कला। अब देखो संरक्षक किसको कौन से विद्वान थे जिनको संरक्षक शासक थे? हरिशेन। हरिशेन किसके टाइम में थे संरक्षण प्रधान था? तो चंद्रगुप्त के टाइम में। कौटिल्य चंद्रगुप्त के टाइम में थे। समुद्रगुप्त में तो कौन थे? हरिशेन। चंद्रगुप्त के टाइम में कौटिल्य। कनिष्क के 3 थे संरक्षण प्रधान, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ये तीनों को याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त में हरिशेन, चंद्रगुप्त मौर्य को किसका था? कौटिल्य। कनिष्क के टाइम में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। बाणभट्ट थे हर्षवर्धन। चंद्रवर्दाई पृथ्वीराज चौहान के टाइम। कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके टाइम में थे। नेक्स्ट आता है संगम युग। संगम युग में देखो इंपॉर्टेंट बातें आपकी, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। सुदूर दक्षिण में नौपाषाण युगीन संस्कृति की बाद जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृति भी कहा गया है। महापाषाण युगीन संस्कृति के लोग काले व लाल रंग के मर्दबाण प्रयोग करते थे। तो महापाषाण युगीन संस्कृति कहाँ थी? नीचे आपके सुदूर दक्षिण में ये थी नौपाषाण युगीन संस्कृति। संगम शब्द का आशय था परिषद या गोष्ठी। तो संगम शब्द का अर्थ क्या है? परिषद या गोष्ठी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, संगम शब्द का आशय क्या है? परिषद या गोष्ठी। नेक्स्ट देखो, संगम का आयोजन मदुरै में किया गया था। संगम का आयोजन यानी कि सभी ये धार्मिक चीज़ें थी, इनके लिए बहुत सारे जो राजा थे वो एक जगह पे इकट्ठे होते थे सुदूर दक्षिण के। फिर वो क्या करते थे, संगम में बुक्स, साहित्य की रचनाएं ज़्यादा होती थी। तो साहित्य की रचना थी और मिलना या एक दूसरे से बातचीत करना, फिर साहित्य की रचना करना, वही क्या थी? संगम था। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मदुरै में किया गया था। अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम कहाँ पे हुआ था? एलवाई में हुआ था। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। ये अध्यक्ष हैं आपको याद रखने। प्रथम के अध्यक्ष तो कौन थे आपके? प्रथम के अगस्त थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय के भी कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। प्रथम कहाँ पे हुई थी? मदुरै में हुई थी। द्वितीय कहाँ पे हुई थी? एलवाई में हुई थी। तृतीय संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। दूसरी कहाँ पे हुई? मदुरै में। वापस तीसरी मदुरै में हुई है। तृतीय संगम के कौन थे? नकीरर थे। नकीरर कौन किसके थे? थर्ड के थे। अब देखो कुरल या मुलाप की रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद भी माना जाता है। तो तमिल साहित्य का बाइबल कौन सा है? तो कुरल है। कुरल या मुपाल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। मुपाल या कुरल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने की थी, जो तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है। स्लीपदारिकारिम, मणिमेखल तथा जीवक चिंतामणि ये क्या थे? प्रसिद्ध महाकाव्य थे। संगम काल में आपको सारी चीज़ें बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देखो क्या याद रखना आपको इसमें। एलिंगो अदिगल ने शिल्पादिकारम नूपुर की कहानी की रचना की है। तो शिल्पादिकारम किसकी है? एलिंगो अदिगल की है। शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का एलियड माना जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें लिखी गई हैं। एलियड किसको माना गया है तमिल काव्य का? तो शिल्पादिकारम ये किसने लिखी है? एलिंगो अदिगल ने। चोल, चेर एवं पांड्य राज्य के राजकीय चिन्हक्रम से क्या थे? तो चोल का तो था बाघ, चेर का था धनुष और पांड्य का था मछली। चोलों की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मनलूर थी। तो चोलों की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? उत्तरी मनलूर। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। तो करिकाल ने क्या की थी? पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है तमिल राज्य का प्राचीनतम देवता था मुरुगन और दक्षिण भारतीय के मान्यता अनुसार मुरुगन का प्रतीक चिन्ह क्या था? कुक्कुट या मुर्गा था और इसका वाहन माना जाता है मोर को। अब आता है गुप्त वंश। देखो गुप्त वंश में क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से लेकर 550 ईसा पूर्व तक है। सबसे पहले यही पूछा जाता है इसके बारे में, तो गुप्त वंश के बारे में कि इसकी अवधि कितनी थी। तो इसकी अवधि है आपकी 275 से 550 ईसा पूर्व है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया है।
चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम हमें क्या मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम मिलता है हमें देवगुप्त। इलाहाबाद का स्तंभ लेख जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं वो किसके टाइम की है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। हुणों का आक्रमण गुप्त शासकों के समय हुआ था। तो सबसे पहले हुणों का आक्रमण कब किसके टाइम हुआ था? गुप्त वंशों के टाइम हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुणों को क्या किया था? पराजित किया था। तो हुणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। स्कंदों ने क्या किया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट आती है इसके बाद महरौली का जो लोह स्तंभ है वो चंद्र नामक शासक जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया है ने बनवाया था। तो महरौली का जो लोह स्तंभ है वो किसने निर्माण करवाया था? चंद्र नामक शासक ने निर्माण करवाया था। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के निर्माण की शोभा बढ़ाते थे। जैसे अकबर रखता था ना नवरत्न, वैसे ही पहले रखता था अकबर से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो रखते थे नवरत्न। कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आता है आपका गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट बात आती है इसकी प्राचीन भारत में गुप्त वंश के शासनकाल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों का कहा जाता था रूपयक। हरिसेन क्या था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग कहा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी के टाइम चलाए गए थे। दिनार कहलाते सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। महत्वपूर्ण बातें हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट किसके टाइम के थे? ये गुप्त काल के टाइम के हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखो इसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में था, किसके टाइम आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक क्या है? जातक के हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो कथानक है वो क्या है? इसके जातक हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है गुप्तोत्तर भारत। गुप्तोत्तर भारत के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो 4 अश्वमेध करने वाले कौन थे? तो 4 अश्वमेध करने वाले थे प्रवरसेन। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। वर्धन राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? हर्षचरित है। हर्षचरित है वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट आता है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसकी है? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्ष के समय की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट आता है कि हेनसांग सम्राट के समय भारत आया था। तो हेनसांग किसके टाइम? ये अभी रिट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हेनसांग किसके समय में आया था? तो हर्ष के समय में हेनसांग आया था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और नालंदा क्या था? नालंदा कहाँ पे स्थित था? तो नालंदा बिहार में स्थित था। नेक्स्ट आता है आपका कादम्बरी बाणभट्ट की क्या है? रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचाया था। तो किसकी सहायता से? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से बचाया था? दिवाकर मित्र। ये कौन था? बौद्ध भिक्षु था। और बताया जाता है कि इसी के प्रभाव में आकर फिर हर्षवर्धन ने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर में अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज से अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। हेनसांग ने हर्ष को पंच भारत का स्वामी बताया है। पंच भारत से तात्पर्य कौन कौन सा है? पंजाब है, गौड़ है, कन्नौज है, मिथिला है और उड़ीसा। देखो पंजाब, कन्नौज, उड़ीसा, गौड़, मिथिला, ये पांचों याद रखनी है। पंच भारत का स्वामी किसे बताया है? हेनसांग ने बताया हर्ष को। और पंच भारत में कौन कौन से आते हैं? पंजाब, गौड़, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, और जिसमें कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। गौड़ शशांक शासक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। तो किसने फेंकवा दिया था? गौड़ शासक था शशांक। भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक था उस टाइम। फिर इसी हर्षवर्धन है उसी की सहायता से असम के भास्कर वर्मा कामरूप की सहायता से शशांक को पराजित कर देता है। शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष है उसको कटवाकर किस में फेंक दिया? गंगा में फेंकवा दिया था। मायान बौद्ध धर्म की
उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की एक विशाल सभा कन्नौज में क्या की थी, आयोजित की थी, जिसे महासभा के नाम से भी जानते थे। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष चरित्र 5वें वर्ष एक समारोह जिसे महामोक्ष परिषद क्या करता था, आयोजित करता था। इसका एक बार हेनसांग भी क्या था, अध्यक्ष रहा था। प्रयाग के छठे समारोह में क्या रहा था, हेनसांग उपस्थित हुआ था। हेनसांग ने मूल स्थानपुर में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। तो मूल स्थानपुर में किसका क्या बताया है हेनसांग ने, कि मूल स्थानपुर में सूर्य मंदिर है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता रखते हुए इसे क्या कहा है, कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा है। तो जयदेव ने क्या कहा है, कविता कामिनी का साक्षात हर्ष किसको कहा है, हर्ष को कहा है। हेनसांग का यात्रा वृत्तांत सियूकी में मिलता है। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय क्या था, उत्तर गुप्त पूछा जाए तब आएगा नालंदा। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। राजा भोज ने किसकी स्थापना की थी, भोज शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। नाम याद रखना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। विक्रमशिला जिसे भागलपुर एवं सोमपुरी पहाड़पुर महावीरों की स्थापना का श्रेय किसका जाता है, धर्मपाल को जाता है। धर्मपाल ने क्या बनाया था, विक्रमशिला और सोमपुरी, ये दोनों का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करता था। तो धर्मपाल की राजसभा थी, उसमें कौन निवास करता था, तो हरिभद्र निवास करता था। नेक्स्ट आता है, बल्लाल सेन ने समस्त बंगाल एवं बिहार के ऊपर अपना अधिकार करके घोड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो बल्लाल सेन ने किसकी उपाधि धारण की थी, घोड़ेश्वर की। किस किस को जीता, बंगाल और बिहार दोनों को जीत लिया था उसने। बल्लाल सेन ने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की, एक तो घोड़ेश्वर की उपाधि धारण की और निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो बल्लाल सेन की रचना क्या है, दान सागर भी इसकी रचना है। लक्ष्मण सेन ने पुरी, काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। तो पुरी, काशी तथा प्रयाग के विजय स्तंभ हैं वो किसके बनाए हुए हैं, लक्ष्मण सेन के बनाए हुए हैं। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन शासक था लक्ष्मण सेन। कौन सा शासक था, लक्ष्मण सेन शासक था। नेक्स्ट देखो बात, सेन शासकों की राजधानी नवद्वीप जिला नदिया थी। सेन शासकों की क्या थी, राजधानी नवद्वीप जिले नदिया। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जयदेव, धोई, हलायुदु ये किसके संरक्षण प्रधान था, तो लक्ष्मण सेन के थे। हलायुद, धोई और जयदेव। जयदेव की गीत गोविंद के बारे में पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की रचना है। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली ये किसकी कृतियाँ हैं, तो ये हर्षवर्धन की हैं। हर्षवर्धन की कृतियों के नाम है नागनंदन, प्रियदर्शिका और रत्नावली। महाभास्कर और लघु भास्कर, भास्कर प्रथम की क्या है, कृतियाँ हैं। महाभास्कर और लघु भास्कर किसकी कृतियाँ हैं, भास्कर प्रथम की कृतियाँ हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की स्थापना की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने किसकी रचना की, ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर एवं अपरारकर थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन थे, विज्ञानेश्वर एवं अपरारकर। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर की रचना कौन सी है, मिताक्षरा। अब देखो इमारतें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमारतें और मंदिर कहाँ स्थित हैं, अजंता एवं अलोरा की गुफा, अजंता एवं अलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ पे है, वीरभूमि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ पे है, तो सांची कहाँ पे है, सांची का स्तूप है रायसेन मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जिसे पेगोड़ा ये कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर है ये गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर है ये कैलाश मंदिर है अलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये नासिक महाराष्ट्र में है।
महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर आपका है महाराष्ट्र में। तिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर आपका पुष्कर राजस्थान में है। होयलेश्वर महादेव का मंदिर है अलेबेड कर्नाटक में। तट मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट आता है रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुपति आपका है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर आपका है छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब देखो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो जो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई के पास समुद्र में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं आपकी। अब देखो बौद्ध एवं हिंदू जैन शिलाकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। तो जिसके तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं, हिंदू धर्म की और जैन जो शिलाकृत की गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? एलोरा में विद्यमान है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। नेक्स्ट आता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे काला पैगोडा कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अंगोर वाट का विष्णु मंदिर, अंगोर वाट का विष्णु मंदिर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पे? कंबोडिया में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दक्षिणी भारत के बारे में देखो, चोलों की राजधानी क्रमशः क्या क्या रही है? पुहार, उरियर, तिरुवारूर, तंजौर एवं गंगकोड चोलपुरम थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की क्या थी? विशेषता थी। यानी कि ग्राम प्रशासन वो था जैसे आजकल पंचायती राज है ना, वैसे चोल प्रशासन था पहले। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नटराज की मूर्ति का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो चोल काल में हुआ था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित है? पल्लवों के द्वारा। श्रीलंका पर विजय चोल शासकों ने प्राप्त की थी। तोल्कापियम ग्रंथ किसका है? तो ये व्याकरण का ग्रंथ है तोल्कापियम। रोमन बस्ती अरिमाडू से प्राप्त हुई थी। तो रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। दक्षिणी भारत का प्रथम तेक्कोलम का युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये तेक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य में। अब प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में हम देखते हैं। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। 10 की कुमार चरित्र के लेखक थे दंडी या दंडी। कुमार संभव की रचना कालिदास की रचना है कुमार संभव। राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्याण। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही लिखी गई हैं वही आपको इसमें जितनी भी है ना वो सारी पढ़नी है। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अष्टाध्यायी पढ़नी के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। महाभास्कर बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए प्रसिद्ध थे। तो महाभास्कराचार्य ही, महाभास्कराचार्य किसके थे? बीजगणित के। मनुस्मृति मूलतः कानून से संबंधित थी। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो सबसे प्रथम निर्माता कौन है? मनु है। फिर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मध्यकाल। फिर आपका आ जाएगा मिडवाइवल हिस्ट्री जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।